आज के हेल्थनामा को हमने भरपूर जानकारियों से सजाया है, खासकर ओमिक्रॉन से जुड़ी वो जानकारियां जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। इस खतरनाक वायरस को अपने आसपास फटकने ना दें और सतर्क हो जाएं। तो हम शुरुआत करते हैं ओमिक्रॉन के लक्षण, चेतावनी संकेत और उपचार की जानकारी से, ताकि आप दूसरे इन्फेक्शंस और ओमिक्रॉन के अंतर को समझ सकें। आप ओमिक्रॉन को मामूली जुकाम समझकर गलती नहीं कर सकते। जाड़े में जुकाम और थ्रोट इन्फेक्शंस आम बात हैं, लेकिन आज के माहौल में जुकाम होने मात्र से लोग घबरा जाते हैं। साधारण सर्दी जुकाम और ओमिक्रॉन के लक्षणों में फर्क है। ओमिक्रॉन में खांसी, गला खराब होना, बुखार, थकान, सिर दर्द और बदन दर्द सामान्य लक्षण हैं, लेकिन इसमें छींक नहीं आती है। डायरिया और नाक बहना भी ओमिक्रॉन के रेयर लक्षण हैं। ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से कम खतरनाक है। ये सोचकर निश्चिंत होने के बजाय ये समझना ज़रूरी है कि इसमें भी काफ़ी संख्या में लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। इसके चेतावनी संकेतों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सीने में दर्द और भारीपन महसूस हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम हो जाए, मानसिक दुविधा के साथ उत्तेजना में कमी हो, 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ जाए, तो ये चेतावनी संकेत हैं। ऐसी स्थिति में अस्पताल में दाखिल कराना पड़ सकता है। कोविड के दूसरे वेरिएंट की तरह डॉक्टर कुछ नियम और शर्तों के हिसाब से ओमिक्रॉन पेशेंट का भी उपचार करते हैं। होम आइसोलेशन में रह रहे पेशेंट को स्टेरॉइड नहीं दी जाती है। अस्पताल में भर्ती रोगियों को भी कुछ शर्तों के साथ ही दी जाती है। रेमडेसिविर भी घर में रह रहे रोगियों को नहीं दी जाती, जबकि अस्पताल में भर्ती मरीजों को सशर्त दी जाती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी ओमिक्रॉन के संक्रमण में कारगर नहीं होता, जबकि मोलनुपिराविर दवा के फायदे बहुत सीमित हैं। इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, खासकर गर्भवती महिलाओं और 18 साल से कम उम्र के बच्चों में। और अब हेल्थनामा में वक्त है ओमिक्रॉन पर डॉक्टरों की राय जानने का। अपने साप्ताहिक शो हेल्थ फॉर ऑल में हमने डॉक्टरों से कोविड के विभिन्न पहलुओं पर बात की और ये जानने की कोशिश की कि बढ़ते मामलों के बीच बचाव, उपचार और पुनर्वास के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम यहाँ कुछ डॉक्टरों के विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके अस्पताल उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, रैलियां हो रही है, भीड़ इकट्ठे हो रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या देखते हैं, अस्पतालों में भीड़ बढ़ने वाली है? बिल्कुल सर, जैसा कि हम लोगों ने वेस्ट बंगाल में देखा था लास्ट इलेक्शन में, गवर्नमेंट को बहुत एक्टिव रहना चाहिए। इस टाइम इलेक्शन कैंपेनिंग को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये एक भयावह सिचुएशन हो सकती है, खुदा न खास्ता ऐसा कुछ सिचुएशन हमें फेस करना पड़े, लेकिन हमने वेस्ट बंगाल में होते हुए देखा है जस्ट इलेक्शन के बाद क्या हालत हुई थी कोविड सिचुएशन की। गवर्नमेंट को इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन, क्योंकि यहाँ पे मैं देखता हूँ डेली रैलियां होती हैं और हमारे पास एक्चुअली हम डायरेक्ट कोविड तो नहीं बोल सकते, हमारे पास फ्लू के पेशेंट सडनली इंक्रीज होना भी शुरू हो गए। ऑलरेडी हम कोविड टेस्टिंग में कई बार नेगेटिव भी आ रहे हैं, लेकिन फ्लू के पेशेंट सडनली बहुत ज्यादा सर्ज हुआ है। इधर रैलियों की वजह से हो रहा है कि मौसम चेंज की वजह से, ये डायरेक्टली कहना मुश्किल है, लेकिन हमारे भी वही सिचुएशन आ सकती है। हमें इस पे बहुत ज्यादा संज्ञान लेना होगा, बच्चों को आइसोलेट रखना होगा। बच्चों को स्कूल जाने के लिए हमें मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे प्लेग्राउंड में खेल सकते हैं तो स्कूल में क्यों नहीं खेल सकते हैं? क्योंकि हमें स्कूल भी भेजना होगा, लेकिन हमें रैलियों, इन चीजों से बचना होगा। कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमें सारी चीजें करनी होगी। अगर रैलियां करनी है तो उसमें कम से कम लोगों को इनवाइट करना होगा, कम से कम लोगों को वहां पे कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना होगा। किसी ने, यूपी में तो आप जरा देख लें, अगर ध्यान से सड़क पे जाके देख लें तो कोई मास्क, सारे लोग बिना मास्क के घूमते हैं। नोएडा की बात की जाए तो नोएडा जैसे शहर जो दिल्ली से अटैच्ड है, वहां पे भी मास्क का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है। तो ये चीजें हमें गवर्नमेंट को बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस चीज को लेना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास उतने संसाधन नहीं है कि इतने लोग को कैटर कर पाए कोविड सिचुएशन में। कई लोगों ने शिकायत की है कि बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं
दिन भर टीवी के सामने बैठते हैं, मोबाइल पे रहते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल जाने में डर लगता है और बहुत नेगेटिविटी आ गई है बच्चों में। कुछ बच्चे थोड़े वायलेंट भी हो रहे हैं। पेरेंट के लिए क्या सुझाव है? सबसे पहला सुझाव यह है कि बच्चों में, जैसे हर डिजास्टर और एपिडेमिक सिचुएशन में मानसिक स्वास्थ्य रिसर्च ने पाया है कि जिसको हम नॉर्मल समझे वो रेंज बहुत बड़ा हो जाना चाहिए। बड़ा क्लासिकली कहा गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हमारे डॉक्यूमेंट में 2009 में, एवरी रिएक्शन बी सीन एज अ नॉर्मल रिएक्शन टू अ ग्रॉसली एबनॉर्मल सिचुएशन। हालात इतने असाधारण हैं कि जो भी रिएक्शन हो उसको पहले तो साधारण रिएक्शन, हाँ अगर जो लक्षण आपने बताए वो कुछ समय से चल जाए, कुछ ज्यादा परेशानी हो तो कंसल्टेशन जरूर करें, बट डोंट रश इन लेबलिंग साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक प्रॉब्लम। हम वयस्क व्यक्ति या किशोर या बच्चे। दूसरे, बच्चे वही देखेंगे सीखेंगे जो वो हमें करते हुए देखते हैं। ये तो हर पीढ़ी की बात है। जो बुजुर्ग पीढ़ी कहती है कि डोंट डू व्हाट आई डू व्हाट आई से। एंड यंग कॉलीग्स, हम भी यंग थे, हमें कहते हैं वी विल फॉलो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस व्हाट वी सी यू डूइंग, नॉट व्हाट यू एडवाइज। तो मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन को बनाए रखने में परिवार में, अड़ोस पड़ोस में वयस्क लोग जैसा बिहेव करेंगे with the acceptance of abnormal reactions is how the children will learn. और अलग अलग तरीके हैं। अगर 10-12 साल से बड़ी उम्र के बच्चे हैं, किशोर हैं, तो उनसे जिन पे भी विश्वास हो उनसे बातचीत की जाए। अगर 6 से 10-12 साल के बच्चे हैं तो प्ले टेक्निक्स और प्ले थेरेपी ज्यादा यूजफुल होगी, कॉन्शियस डायलॉग नहीं यूजफुल होगा। फोर्थ, मैं विश्वास से मानता हूं कि दिस रिएक्शन विल बिकम नॉर्मेटिव। और सबसे बड़ी बात जो मैं नेक्स्ट कड़ी से जोड़ना चाहूंगा, सोशल मीडिया में अच्छे इरादे से और खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अच्छे इरादे से ये जो हाइप हो रहा है कि नेक्स्ट वेव इज गोइंग टू बी मोर फॉर चिल्ड्रन, दे विल गेट अफेक्टेड, दे विल डाई, इसको हम वैज्ञानिक रूप से सही रूप से जनता के सामने रखें, क्योंकि ये सबसे बड़ा डर बच्चों में हो जाता है। इस समय मानसिक तनाव की और स्ट्रेस की और डर की बहुत बात हो रही है। क्या फिजियोथेरेपी में इसका इलाज है कि हम इसका प्रिवेंशन भी करें और रिहेबिलिटेशन में भी हम इनकी सहायता लें? तो रिहैब, अगर हम रिहैब पॉइंट फ्रॉम फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बता सकती हूँ, फ्रॉम फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम प्रिवेंशन भी कर सकते हैं और रिहैब भी कर सकते हैं। अगर हम रिहैब के बारे में जाने तो रिहैब शुरू में ओनली एंड ओनली लंग्स रिहैब होता है, दैट इज पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, जहाँ पे हम बंदे की जो भी अफेक्ट हुआ है उसकी ब्रीथ कैपेसिटी, उसका SpO2 बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो सारी इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी मसल्स को एक्सरसाइज करते हैं। वंस वो आ जाता है तो धीरे धीरे हम चेस्ट ओपनर एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसमें आपका चेस्ट ओपन हो और आप ज्यादा ब्रेथ ले। थर्ड, हम आपको पता नहीं होगा बट कोविड में कोऑर्डिनेशन भी अफेक्टेड होता है, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस भी करते हैं फॉर द पेशेंट। ओके, सो दैट्स द थर्ड फेज ऑफ रिहैबिलिटेशन। बैलेंस एक्सरसाइजेस करते हैं एंड देन वी कम टू स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। तो ये पूरा रिहैब होता है जो कम से कम आप 2 से 3 महीना मान सकते हैं। कोविड के लगातार बढ़ते मामलों के बीच मास्क अब हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। घर से निकलते समय बाकी ज़रूरी चीज़ों के साथ मास्क लगाना भी ज़रूरी हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो मास्क आप लगा रहे हैं वह इन्फेक्शन से बचाने के लिए काफ़ी है या नहीं? बहुत से लोग मास्क में भी फैशन ढूंढते हैं और स्टाइल के चक्कर में ऐसे मास्क लगाते हैं जो किसी काम के नहीं। मेडिकल एक्सपर्ट से बात करने के बाद हमने जाना कि इन्फेक्शन से बचाव के लिए किस तरह के मास्क लगाना चाहिए और किस तरह के मास्क को अवॉइड करना चाहिए। आजकल बाजार में डिजाइन वाले मास्क की भरमार है। लोग ऐसे मास्क खरीद भी रहे हैं क्योंकि ये देखने में अच्छे होते हैं और आरामदायक भी। इनमें कपड़े के मास्क ज़्यादा प्रचलित हैं। कपड़े का बना मास्क हल्का होता है, इसमें आसानी से हवा प्रवेश कर सकता है, लेकिन ये वायरस रोकने में कारगर नहीं है। दूसरे तरह के मास्क
सर्जिकल मास्क हैं। ये भी वजन में हल्का पर कपड़े वाले मास्क से बेहतर होता है। ये रोगाणु यानी जर्म्स रोक सकता है। इसका इस्तेमाल एक बार कर सकते हैं यानी डिस्पोजेबल होता है, परंतु भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इसके इस्तेमाल से फायदा नहीं होता, अर्थात ये वायरस से बचाव नहीं कर सकता। N95 मास्क काफ़ी प्रभावी होता है। ये प्लास्टिक और सेल्यूलोज से बना होता है। इसमें हाई क्वालिटी का फिल्टर लेयर होता है। कईयों में सांस छोड़ने का वाल्व लगा होता है। ये धूल वगैरह से बचाव करता है। N95 मास्क सर्जिकल मास्क से 5 गुना बेहतर होता है, लेकिन अस्पतालों में हर समय कोविड मरीजों के बीच काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स के लिए ये ज़्यादा उपयोगी नहीं होता। N99 मास्क सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसकी कई विशेषताएं हैं। ये हवा को 99% फिल्टर कर सकता है और एरोसोल पर नियंत्रण रखता है। ये वायरस और बैक्टीरिया को भी रोकता है। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ये सबसे अच्छा मास्क है। ये बात साफ हो गई है कि आपके और कोविड इन्फेक्शन के बीच अगर कोई दीवार है तो वह है मास्क, लेकिन मास्क असरदार हो ये जरूरी है। आज के हेल्थ नामा में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, टेक केयर।